नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल में आपसे का स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट दिसंबर 2022 के लिए तैयारी कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको सीडीपी अर्थात बाल विकास के प्रीवियस ईयर के जो भी प्रश्न पत्र आपको एग्जामिनेशन में आए हैं उसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए आज का जो पेपर हमारा है ये आपका सितंबर 2016 का एग्जामिनेशन पेपर है, जो कि बोर्ड द्वारा आपका ऑर्गेनाइज किया गया था। इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे और इससे बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देखिए, ध्यान से समझिए, फिर हम इसको करेंगे। देखिए, पहला लिखा है, विद्यार्थियों में सप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे अधिक प्रभावी होगी। आपको प्रोत्साहन देना है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में आप निगेटिव वर्ड ढूंढा कीजिए, जहां जहां निगेटिव मिल जाएंगे वो आंसर काट दीजिए। देखिए, सेकंड वाले में दंड मिला है, ये तो कभी नहीं होगा। इसमें देखिए लिखा है कि बिना नए, बिना मतलब नहीं करना, ये भी निगेटिव वर्ड है। याद करना, ये भी निगेटिव वर्ड है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप फटाफट निगेटिव वर्ड ढूंढिए और आपका काम हो जाएगा। देखिए, इसको पढ़ भी लीजिए। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो फर्स्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में प्रभावी ढंग से सीखेंगे जिसमें, यानी कि कैसे इन्वायरमेंट में बच्चे ज़्यादा सीखेंगे वो आपसे पूछ रहा है, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही मतलब केवल इन्हीं बातों पे ध्यान दिया जाए। तो यहाँ तो बच्चे सही से सीखेंगे नहीं। जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है, नहीं, शिक्षक को आगे रहने की जरूरत नहीं है, बच्चों को आगे करना है। जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वे अनुभव करते हैं और वे महत्वपूर्ण हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बच्चे महत्वपूर्ण हैं और जहाँ उनके अनुभवों का सम्मान होता है तथा वो अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, लास्ट में आपका लिखा है शिक्षक एकारवादी है, ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? थर्ड नंबर ऑप्शन। ठीक है, ऐसी जगह पर जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है, अर्थात बच्चे समझते हैं कि हम भी इम्पोर्टेंट है, वहाँ वो बहुत अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक बच्चा खिड़की के सामने, ध्यान समझिएगा, एक बच्चा खिड़की के सामने एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? यानी कि वो कौवे के उड़ता हुआ देखा और बोला एक पक्षी, अर्थात अब आप बताइए कि जब वो एक पक्षी बोला तो वो क्या क्या सोच सकता है। पहला, बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं, बिल्कुल सही है, तभी तो वो जान पाया पक्षी है, नहीं तो वो बोल देता है ये पशु है, जानवर है, कीड़ा है, मकोड़ा है, लेकिन बोला वो पक्षी है, अर्थात वो समझ रहा है कि ये पक्षी है। दूसरा, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। बच्चा ये समझ चुका है कि जो चीज उड़ता है, जिसके पास पंख होते हैं, वो क्या होते हैं? पक्षी होते हैं। लास्ट वाला, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है, बिल्कुल कर लिया है, तभी तो उसने बोला पक्षी। अर्थात हमारा इसमें ए बी सी तीनों ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही बच्चे ने कौवे को देखा उड़ते हुए, उसने बताया कि ये एक पक्षी है, और क्यों बताया, उसका तीनों कारण आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कोई शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को क्या कहे कि वे या उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। अर्थात एक शिक्षिका है, वो बच्चों को प्रेरित करना चाहती है, तो नीचे लिखे गए वाक्यों में से क्या कहे कि वे प्रेरित हों और उनमें निगेटिव वर्ड ना आए। देखिए, काम जल्दी पूरा करो, मैं तुम्हें एक टॉफी मिलेगी। देखिए, ये सही है, लेकिन ये प्रोत्साहन नहीं, ये तो पुरस्कार वाला हो गया। इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। चलो इसे उसके करने से पहले करो। देखिए, अगर आप ये कह देंगे ना उसके करने से पहले करो, तो उसमें प्रतियोगिता मतलब ईर्ष्या आने लगेगी, ये भी हमको नहीं करना है। तुम उसके जैसा क्यों नहीं करते, यहाँ तुलना की जा रही है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। पहला देखिए, काम जल्दी पूरा करो, मतलब उसको अपने जल्दी करने के लिए रट लगा दी, तो ये भी, इससे भी काम गड़बड़ हो सकता है। लेकिन सेकंड नंबर ऑप्शन दीजिए। देखिए, इतना बढ़िया चीज लिखा है, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे, मतलब उसको आप मोटिवेट कर रहे हैं, बेटा तुम भी करो, तुम सीख जाओगे, बेटा तुम भी करो, सीख जाओगे। ठीक है, बाकी अदर ऑप्शन में कहीं ना कहीं देखिए अपना लाभ छुपा हुआ है। पहले वाले हमने कहा कि जल्दी करो टॉफी मिलेगी, दूसरे वाले में कहा है कि उससे पहले करो, और तीसरे वाले में हमने तुलना कर दिया कि जब वो कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सेकंड नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न बनाते हैं। देखिए, पांचवा, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करती है, करने के लिए कैसे प्रोत्साहित करेगी? फिर वो अगला ही प्रश्न देखिए, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में मदद देकर, ये सही हो सकता है। साफ सफाई पढ़ने वाले इनाम देकर, नहीं, इनाम नहीं है। उनमें चिंता डर पैदा करके, नहीं, प्रतियोगिता भी नहीं। ठीक है, तो ये भी एकदम
पिछले जैसा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर क्या होगा? अगर वो प्रोत्साहित करना चाहती है तो उनका लक्ष्य निर्धारित कर दे और उस लक्ष्य को प्राप्त करने में उनकी सहायता करे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, छठा प्रश्न, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। यानी कि अगर आप एक अच्छे शिक्षक हैं या प्रभावशाली शिक्षक हैं तो विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। कैसे करेंगे? दंडात्मक नहीं, दंड नहीं देना है, ऐसे काम करने के लिए जिसमें परीक्षा भी नहीं लेनी है, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही कार्य करना पसंद करें। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ वाले में देखिए रटना है, रटना तो होता नहीं है, तो निगेटिव वर्ड से भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप एक प्रभावशाली शिक्षक हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। ठीक है, आप ऐसा कार्य करेंगे। बाकी आप परीक्षा आयोजित नहीं करेंगे, दंड नहीं देंगे और रटने की प्रक्रिया को बढ़ावा नहीं देंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है? यानी कि कौन सा उदाहरण एक प्रभावशाली विषय के बारे में बताता है? पहला, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, प्रतियोगिता नहीं करानी है आपको, निरंतर तुलना भी नहीं करनी है, सारी दंड भी नहीं देना है। तो ये भी देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन आपका रिपीट कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, यानी कि व्यक्ति जैसे व्यक्ति है उसी के हिसाब से उसको अधिगम दिया जाए या सीखने के लिए क्या कहा जाए, उसको प्रेरित किया जाए। देखिए, विकास पर सिर पदाभिमुख सिद्धांत व्याख्या करता है। विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। देखिए, अ, विकास के दो सिद्धांत है। एक आपका विकास सिद्धांत होता है सर से लेके पैर तक। ठीक है, किधर? सर से लेके पैर तक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सर से लेके पैर तक। और एक और विकास होता है कि शरीर के चारों तरफ से विकास। ठीक है, तो ये होता है परिकेंद्रीय विकास और एक होता है सर से लेके पैर तक। तो जो सर से लेके पैर तक विकास होता है उसी को कहते हैं सिर पदाभिमुख। अगर आप थोड़ा संस्कृत जानते होंगे तो भी आपका आंसर हो जाएगा। सिर मतलब होता है सर, पदा पदा मतलब पैर, और विमुख मतलब पैर की ओर, यानी कि सिर से पैर की ओर विकास। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सिर से पैर की ओर। आगे देखिए, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए, संवेदनशील समय भाषा विकास मतलब जब बच्चे बोलना प्रारंभ कर देते हैं उस समय अगर उनको अच्छी बातें ना सिखाई जाएं या अच्छा इन्वायरमेंट नहीं दिया जाएगा तो बच्चे बिगड़ जाएंगे और बड़ों का ही सीख करके वो भी उल्टी सीधी बातें करेंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए वयस्क मतलब होता है जब वो बड़े हो गए हैं, तो ये तो जरूरी है नहीं, प्रारंभिक बचपन का समय। ठीक है, यही आपका राइट आंसर है। जब वो अ, जैसे ही शैशवावस्था से आगे आते हैं, जैसे ही बोलना सीखते हैं और आसपास आने जाने लगते हैं, तो अगर आप देखते होंगे कोई कोई बच्चा गाली देने लगता है। जैसे जैसे इन्वायरमेंट जो बच्चा जाता है उसी हिसाब से वो चीज़ों को सीखता है और वो करता है। ठीक, तो जो आपका अर्ली चाइल्डहुड पीरियड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में बच्चे का लैंग्वेज जो है वो डेवलप होती है। ठीक है, इसलिए बच्चों पे विशेष ध्यान देना होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शित करती है, मतलब खेल कूद में बहुत जबरदस्त वो है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, पिताजी भी माताजी भी। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, सप्तांत उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रक्रिया का परिणाम होंगी। कह रहा है कि बहुत अच्छी खिलाड़ी है, माता पिता दोनों उसको प्रशिक्षण भी देते हैं और उसको अभ्यास भी करवाते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि उसकी जो क्षमता होगी वो किस पे डिपेंड करेगी या किसके अंतःक्रिया का परिणाम हो सकती है? देखिए, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता, आनुवंशिकता और पर्यावरण, वृद्धि और विकास। ठीक है, तो देखिए इसमें जो आपका होगा आनुवंशिकता और पर्यावरण। ठीक है, यानी कि उसको जैसा इन्वायरमेंट मिलेगा साथ ही साथ उसने अपनी माता पिता से भी कुछ सीखा हुआ है या उसके जीन में है। ठीक है, तो हेरिडिटी और पर्यावरण, उसके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, साथ ही साथ आनुवंशिकता, माता पिता से भी उसने क्या सीखा है। ठीक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण के गौण वाहक, गौण मतलब होता है ना कि फालतू वाले, ठीक है, या सेकंड कह लीजिए, जैसे एक होता है फर्स्ट एक होता है सेकंड। तो कह रहा है सामाजिकरण का गौण वाहक। देखिए, पहला हो गया विद्यालय और निकटतम परिवार। देखिए, परिवार तो बहुत ही मुख्य है, जहां परिवार हो गया वहां तो सेकेंडरी का ऑप्शन समझ, मतलब सेकेंडरी ऑप्शन होगा ही नहीं, परिवार पहला होता है। जैसे आप पढ़े होंगे कि परिवार हमारा पहला विद्यालय है, तो जहां जहां परिवार ऑप्शन होगा वो प्राइमरी जरूरत है, सेकेंडरी नहीं। लेकिन हमसे कहा है हमें सेकेंडरी ढूंढना है, तो देखिए परिवार यहाँ भी है, परिवार यहाँ भी है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन देखिए यहाँ पे विद्यालय और पास पड़ोस लिखा है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा था सेकेंडरी मेंबर। तो सेकेंडरी मेंबर क्या है हमारे, या सेकेंडरी एजेंट क्या है? परिवार और पास पड़ोस।
सॉरी, विद्यालय और पास पड़ोस, और जो फैमिली हमारी है वो तो हमारी प्राइमरी है। ठीक, तो ये कभी कभी आप ऐसे ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि परिवार मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ परिवार जहां जहां होगा वो सेकेंडरी हो ही नहीं सकता। आगे देखिए, लेओ वाइगोस्की, जो हर पेपर में आ रहा है इनका क्वेश्चन, तो इनको तो अभी एकदम रट के जाइएगा। देखिए, मैंने आपसे बताया था जहां वाइगोस्की आएंगे केवल आपको क्या ढूंढना है, समाज, क्योंकि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, लेओ वाइगोस्की ने। देखिए, लेओ वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है, तो बस आप खटाक ढूंढिए, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, खत्म, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, आगे देखिए, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहेल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपान की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पे गर्व करेंगे। इसके लिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। देखिए, ये कोहेल वर्ग ने दिया था सिद्धांत, लेकिन आप सोचे आपको याद नहीं है, कोई बात नहीं, आप लॉजिक से सोचिए। देखिए, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पे गर्व करेंगे ना, तो इसका मतलब क्या होगा, आप बताइए। कानून और व्यवस्था अनुकूलन होगा, दंड होगा, या सामाजिक संकुचन। संकुचन मतलब होता है छोटी सोच। तो ये तीनों निगेटिव हैं। पॉजिटिव कौन सा है, अच्छा लड़की या लड़का, लड़की लड़का होने का अनुकूलन। देखिए, अगर अगर ये लिखा होता ना अच्छा लड़का अनुकूलन या अच्छी लड़कू लड़की, तब वो भी गलत होता है, क्योंकि अलग अलग बात कर रहा था। लेकिन यहाँ पे एक साथ लिख दिया कि अच्छी लड़की या लड़का का अनुकूलन, यानी कि दोनों को सम्मिलित कर दिया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या हो सकता है, यानी कि सीखने के लिए किसकी आवश्यकता होनी चाहिए। देखिए, ईश्वर के न्याय पर विश्वास, ऐसा तो नहीं है कि आप मान लीजिए भगवान सब कुछ सिखा देंगे, भाई मेहनत कीजिए। शिक्षक और माता पिता द्वारा पुनर्वलन, ये भी इंपॉर्टेंट, पुनर्वलन नहीं होना चाहिए, प्रोत्साहन होता तो ठीक रहता। शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण, हाँ, सक्रिय खोजबीन, ठीक है। जब तक छात्र स्वयं इच्छुक नहीं होगा आप उसको सिखा नहीं पाएंगे, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अगला लिख रहा है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। यानी कि एक तो आपको नवीन योजना बनानी है, साथ ही साथ जो पुरानी योजना है आप उसमें संशोधन कीजिए और नवीन योजनाओं के साथ उसको मिला दीजिए। तो ये क्या हो सकता है, इसको ध्यान समझिए। देखिए, सामीकरण संशोधन नहीं हो सकता, समायोजन और ये देखिए, समावेशन और समायोजन, यही आपका राइट आंसर है। समावेशन मतलब नई पुरानी चीजों को मिला लीजिए, और समायोजन मतलब आप उसको ग्रहण कर लीजिए। ध्यान सुन लीजिए, वेसन मतलब होता है दोनों चीजों को, जैसे जो नई चीज है जो पुरानी चीज है उसको आप मिला लीजिए, इसके बाद मिलाने के साथ साथ एक साथ ग्रहण कर लीजिए, वो होता है समायोजन। ठीक है, तो जीन पियाजे के अनुसार क्या होना चाहिए, समावेशन और समायोजन, राइट आंसर। आगे देखिए, 16वां नंबर प्रश्न, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुनिश्चित करता है या सुगम बनाता है, कैसे। समावेशन को हतोत्साहित करता है, गलत, प्रोत्साहित करना चाहिए। आवृत्ति को बढ़ाता है, बिल्कुल नहीं। नियामक है, बिल्कुल नहीं। खोज को प्रोत्साहन देता है, बिल्कुल सही है। एक अच्छा शिक्षक क्या होता है, जो खोज को या प्रमोट करता है, डिस्कवरी को, ताकि बच्चे नई नई चीजों को सीखें। देखिए, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत समझाता है, क्या समझाता है। अब देखिए, इतने बड़े बड़े ऑप्शन है, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले आप बड़े ऑप्शन में जाइए। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे, बिल्कुल सही है। अगर बहुबुद्धि सिद्धांत यानी कि अलग अलग बुद्धि के बच्चे आते हैं, तो वो एक संसाधन के रूप में समझे और चीजों को अच्छे से वो एक्सप्लेन करे, ताकि बच्चे अच्छे से समझें, ठीक है। क्षमता भाग्य, देखिए इसमें नहीं आया है तो ये हो ही नहीं सकता, नेगेटिव वर्ड है। इसमें हर बच्चे को प्रत्येक 8 विषय भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो, गलत। बुद्धि को केवल आ गया तो गलत, ये तीनों नेगेटिव हैं। तो पॉजिटिव आंसर कौन सा, हमारा पहला आंसर है, ठीक है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है, ध्यान समझिएगा, बच्ची है जो अपने आप से बात कर रही है ना। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में कौन कथन सही है, मतलब नीचे जो कथन लिखा गया है जो लड़की व्यवहार कर रही है कौन सा सही है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया, याद कीजिए मैंने आपको क्या बताया था, सामाजिक सिद्धांत किसने दिया था, वाइगोस्की ने। यहाँ तो जीन पियाजे की बात कर रहा है, ये तो गलत हो गया। आगे, जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इस बच्चे की व्याख्या माँ के अनुकरण के रूप में, बिल्कुल गलत है। माँ का अनुकरण थोड़ी कर रही है, तो अपने आप से बात कर रही है ना। जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या विचारों की अहम केंद्र, देखिए
अहम केंद्रित दिया था जीन पियाजे ने और सामाजिक दिया था लेव वाइगोस्की ने। तो यहाँ तो दोनों को मिला दिया, तो ये भी गलत है। आगे देखिए, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित कहेंगे और लेव वाइगोस्की बच्चे द्वारा निजी भाषा, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, यानी कि जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे की निजी भाषा है और लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं, बच्चा अहम केंद्रित है, अर्थात स्वयं से बात करता है। देखिए यहाँ लिखा है लिंग क्या है। जैसे अब लिंग क्या है, देखिए इसमें सहज गुण तो होगा नहीं, सारी संरचना तो होगी नहीं। इसमें दो जैविक सत्ता और सामाजिक संरचना, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सामाजिक संरचना। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि सर ये आप कैसे कर रहे हैं, इसमें तो ये आपका बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल एंटिटी है। नहीं, अगर उसने लिखा होता सेक्स लिखा होता ना, तो आप समझते कि ये बायोलॉजिकल एंटिटी है, अर्थात मेल और फीमेल। लेकिन वो कह रहा है जेंडर, जेंडर जिसको हमने अलग किया है कि ये फीमेल है, ये फीमेल है, ये ट्रांसजेंडर है, इसको क्या कहते हैं, इसको सम्मान मत दो। तो जेंडर जो आया है वो सामाजिक रूढ़िवादी है, इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या होगा, सामाजिक संरचना है, ना कि ये आपका बायोलॉजिकल है। ठीक है, इसको ध्यान से रखिएगा। आगे देखिए, आगे आपसे क्या लिखा, फिर आ गए, लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। मतलब किस विधि को आप वरीयता देंगे। देखिए, तथ्यों पर आधारित नहीं, तथ्य पथ ध्यान नहीं होता। वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रश्न नहीं। सहयोगी प्रोजेक्ट, आप एक बात बताइए, जब सहयोग करेंगे, एक बच्चा होगा, दो बच्चा होगा, तीन बच्चा होगा, तो सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे, अर्थात एक दूसरे से सीखेंगे। और यही तो होता है, लेव वाइगोस्की का सिद्धांत यही है कि आप एक दूसरे से अच्छे से सीखें। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सहयोगी। 21वां प्रश्न देखिए, अपनी कक्षा की वैयक्तिक विभिन्नताओं से निपटने के लिए, देखिए वैयक्तिक मतलब अगर अलग अलग एनवायरनमेंट के बच्चे आ रहे हैं, अलग अलग परिवेश से, अलग अलग भाषाओं के बच्चे आ रहे हैं, तो उससे आप कैसे निपटेंगे या कैसे उस चीज़ों को समझेंगे। देखिए, बच्चों से बातचीत करें, उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, बिल्कुल सही है। बच्चों से बातचीत कीजिए और वो क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, उसको आप महत्व दीजिए। अगला देख लेते हैं, कठोर नियम होगा नहीं। शिक्षण आकलन समान और मानक तरीके से नहीं, ऐसा नहीं है। जब समान कर देंगे तो बच्चा, जैसे मान लीजिए आपने हिंदी में कर दिया तो इंग्लिश वाला गड़बड़ हो जाएगा या संस्कृत वाला गड़बड़ हो जाएगा। बच्चों को अंकों के आधार पर तो होगा नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण का सम्मान करें या महत्व दें। आकलन उद्देश्यपूर्ण होगा यदि, ठीक है, आकलन जो है आपका वो उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, यदि कब, यहाँ केवल निगेटिव वर्ड आ गया, हटाइए इसको। विद्यार्थियों की उपलब्धि में अंतर करने के लिए तुलनात्मक तुलना नहीं करनी, हटाइए। जितने भी निगेटिव है तुरंत हटाइए। भय और तनाव, ये भी नहीं होगा। तो लास्ट वाला आपका यही बचता है, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो, अर्थात जो भी शिक्षक ने पढ़ाया है, बच्चे अगर उसका रिप्लाई दे पा रहे हैं, तो इसका मतलब आकलन आपका उद्देश्यपूर्ण है और आकलन का उद्देश्य पूरा होता है। ठीक है, आगे देखिए, एनसीएफ 2005 के रूपरेखा के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। तो शिक्षक केवल और केवल आपका एक सहायक दाता या सुविधा दाता होता है, ये आप ध्यान रखिए। अनुमति परक नहीं कि बिना अनुमति के तुम पढ़ लिख नहीं सकते। ठीक है, सत्तावादी नहीं होगा, अधिनायक भी नहीं होगा। तो क्या होगा, सुविधा दाता होता है शिक्षक, एनसीएफ 2005 के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपसे क्या कर रहा है, 24वां नंबर प्रश्न, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिक हैं। यानी जो एक शिक्षिका हैं वो विविध कक्षा में पढ़ा रही हैं, उनकी क्या अपेक्षा होगी। पहला, के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, निगेटिव हो गया। कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, ये भी निगेटिव हो गया। एकमात्र, ये भी निगेटिव हो गया। तो लास्ट वाला आपका बचता है, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। अर्थात जो विविध कक्षा होती है, विविध मतलब होता है अलग अलग, अलग अलग रीजन से आए बच्चे, अलग अलग कक्षाओं का वातावरण, वो बच्चे पे प्रभाव डालती है। ठीक है, तो यही तो आपसे पूछा है कि क्या होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां नंबर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। जैसे जो बच्चों को ज़्यादा हेल्प की जरूरत है उनको शामिल करना क्या होता है। पहला, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, नहीं। शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, एक काल्पनिक लक्ष्य है, गलत है। जिसमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, ये भी गलत है। तो ये आपका जो सेकंड नंबर है राइट आंसर, यानी कि शिक्षक का क्या दृष्टिकोण है, क्या विषय वस्तु है और धारणा परिवर्तित करने की अपेक्षा करता है। यानी कि शिक्षक बच्चों, सभी बच्चों को अपना ले, साथ ही साथ उनको एक साथ पढ़ाए और चीज़ों को उनको अच्छे से समझाने का प्रयास करे, ऐसा नहीं कि उनको वो उपेक्षा कर दे। ठीक है, तो ये राइट आंसर है। आगे देखिए, विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है।
ये कथन कैसा है आप बताइए। देखिए सही है, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध होगी। देखिए श्रेणी नहीं बनानी है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेडिंग नहीं करना है। गलत है, गलत तो है ही नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये भी नहीं है। लास्ट वाला सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं, बिल्कुल सही है। देखिए अलग अलग प्रकार के बच्चे जब आएंगे कक्षा में, तो अलग अलग चीज़ों, जैसे जैसे मान लीजिए अगर ये इंग्लिश बोल रहा है और ये हिंदी, तो पहला वाला हिंदी सीख जाएगा इससे, दूसरा वाला इंग्लिश सीख जाएगा। तो एक दूसरे की मदद से वो सीख भी सकते हैं। सुनने में असमर्थ बच्चा, जो बच्चा सुनने में असमर्थ है, क्या होना चाहिए? देखिए नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। देखिए बिल्कुल कर सकता है, अगर उसको आप साधन देंगे तो बहुत अच्छा वो कर सकता है। फिर भी हम अगला ऑप्शन देख लेते हैं। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं करेगा, निगेटिव है तो गलत। नहीं भेजना चाहिए, ये भी गलत। लास्ट में केवल है, ये भी गलत। तो निगेटिव 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 और पॉजिटिव कौन सा था? यही। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है, यानी कि जो बच्चा पढ़ने लिखने में बहुत तेज है, उसकी क्या विशेषता है? देखिए बहुत तुनक मिजाज मतलब बार बार पे रूठ जाए, ऐसा तो होता नहीं है। वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ पैर थपथपाना, डोलना इत्यादि। ये कौन सी बात होती है भाई? जो पढ़ने लिखने में है तो क्या ऐसा हरकत करेगा? वहाँ आक्रामक कुंठित हो जाता है, ये भी नहीं है। लास्ट वाला, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह अपने आप को कम प्रेरित अनुभव और ऊब जाता है। ये सही है, ठीक है। अगर आपने देखा होगा, अगर किसी बच्चे को मान लीजिए जोड़ घटाना गुणा भाग सब कुछ आता है, और आप उसको कहेंगे बेटा पहाड़ा सुनाओ 2 से 10 तक, तो अपने आप को ऊब जाएगा, वो कहेगा सर जी ये क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ऐसी कक्षा में उसके लिए आप उसके लेवल का क्वेश्चन दीजिए, ताकि वो और सीखे और अपने आप को उबाऊ न महसूस करे, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती हैं, मतलब यानी कि अधिगम को बढ़ा सकती हैं कैसे? इसको आप ध्यान सुनिए। देखिए पहला नंबर, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता नहीं कराना है भैया। विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, हाँ ये आपका राइट आंसर लग रहा है। अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के पुरस्कार नहीं होना, ड्रिल अभ्यास नहीं। तो क्या करके वो विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जब जीवन के साथ जोड़ देंगी, तो बच्चे अधिक प्रभावी ढंग से सीखेंगे, अधिक अच्छी अच्छी चीजों को समझेंगे। अगला और अंतिम प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिए बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही है? क्या सही है देखते हैं। बच्चे निष्क्रिय हैं? नहीं भैया, बच्चे सक्रिय होते हैं। बच्चे समाधान करता है? बिल्कुल है। वैज्ञानिक शोध करता है? बिल्कुल है। पर्यावरण के प्रति सक्रिय अन्वेषण है? बिल्कुल है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सी डी इज द राइट आंसर। ए आपका गलत हो जाएगा। तो इसका इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर फोर्थ। हमारा सितंबर 2016 का पेपर सोल्यूशन सीडीपी यानी कि बाल विकास सितंबर 2016 का सोल्यूशन, जिसको हमने सॉल्व कर लिया। वीडियो पसंद आई है और आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ी बहुत हेल्प मिली है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।